बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में थ्रोम्बस क्या होता है कि जो एक जगह से अटैच होता है और उसके बाद वो ब्लड वेसल के अंदर ऐसे बढ़ रहा होता है और ये हमेशा दिल की तरफ जाता है। और इसका जो प्रीसीडिंग टिप है, अगर वो टूट जाए तो ये हिस्सा जो है वो कट के इस थ्रोम्बस की ओरिजिनल जगह से किसी और जगह में, दिल में, लंग्स में, वहाँ पे चला जाए तो हम इसे एम्बोलस कहते हैं। लेकिन क्या एम्बोलस सिर्फ ये सॉलिड पार्ट ही है? नहीं, एम्बोलस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बस फ़र्क ये है कि ये खून के ज़रिए अपनी प्राइमरी जगह की निस्बत किसी सेकेंडरी जगह में जाए और वहाँ जाके कोई ना कोई तूफ़ान बर्पा करे, वहाँ इन्फाक्शन करे, डिसफंक्शन करे वगैरह। और यहाँ पे वो डिफरेंट एग्जांपल्स देता है, लेकिन इन्हीं एग्जांपल्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, कहता है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब लंग्स में एम्बोलस। लंग्स में कैसे बनता है? एक बड़ी मशहूर और कॉमन डिजीज़ है डिस्टल वेनस थ्रोम्बोसिस। हमने कहा कि जो टांग की वेन्स थी उसकी किसी वेन के अंदर खून जो है बंद हो गया, राइट। अब उसने खून ने बंद कर दिया। अब वो जो थ्रोम्बस बना है उसका एम्बोलस टूट के अगर जो है, क्योंकि खून सारा वापस दिल में आता है, राइट हार्ट में आता है, राइट से सीधा लंग्स में जाता है, तो सबसे पहले चांस है वो राइट हार्ट में जाए रुके, ठीक है। लेकिन वो तो इतना डायलेटेड है तो फिर चांसेस होते हैं कि अच्छा वो वहाँ से लंग्स की तरफ जाता हुआ। तो अब ये क्या हो सकता है कि जहाँ से वो लंग्स से निकल रहा है और उसने बाइफरकेट करके जो राइट और लेफ़्ट, ये देखो राइट और लेफ़्ट जो पल्मोनरी आर्टरी देनी थी जिसने लंग के पास जाना था उसमें आए तो उसे हम सैडल थ्रम्ब एम्बोलस कहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लंग में जाके उसके किसी छोटे पार्ट में जाने वाली आर्टरी को बंद कर दे, तो ये एक छोटा सा स्मॉलर एम्बोलाई भी बन सकता है। बस ये है कि अगर ये एम्बुलेंस लंग को भी बंद नहीं करता, उसके बाद वो सीधा वापस दोबारा लेफ़्ट हार्ट में आता है और वहाँ से दोबारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। सिस्टमिक से स्टार्ट किया और दोबारा सिस्टमिक में आ गया, तो हम ऐसे एम्बुलेंस को कहेंगे पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। आगे वो कहता है कि 60 से 80% ये जो एम्बोलाई बनते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं लंग्स में बनने वाले, और ये खुद ब खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं या फिर वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन लार्ज भी हो सकते हैं। तो लार्ज जो हैं वो ज़ाहिर बात है, अगर एक लार्ज है वो पूरा पल्मोनरी आर्टरी को बंद कर देगा तो वो एक सडन डेथ करवा सकता है, ठीक है। मीडियम जो छोटे थे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जो मीडियम है वो क्या करेंगे? अब ये अल्टरनेटिव है। अमूमन क्या है कि लंग्स की डुअल सप्लाई है, एक तो ये पल्मोनरी आर्टरीज दे रही हैं, दूसरा ब्रोंकियल आर्टरीज भी दे रही होती हैं। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी बंद हो भी जाए तो क्या होगा? ब्रोंकियल आर्टरी आके खून दे देगी। लेकिन अगर जो पेशेंट है उसकी पल्मोनरी आर्टरी एम्बुलेंस से बंद हुई है और वो पहले लेफ्ट साइडेड कार्डियक फेलियर का पेशेंट था, तो अब क्या है? अब तो उसको ब्रोंकियल आर्टरी से भी खून नहीं जाएगा, तो अब क्या होगा कि वो सीधा वहाँ पे इन्फार्क्ट बन जाएगा, ठीक। और मल्टीपल एम्बोलाई भी हो सकते हैं जो हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर कर सकते हैं। तो ये थे लंग्स के इन्फार्क्ट जिसकी बेसिक वजह डीवीटी है, राइट। दूसरा वो कहता है कि सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकती है कि पूरे सिस्टम में, मतलब खून दिल से बाहर निकल के। तो अब वो कहते हैं इसकी बेसिक वजह दिल खुद है, कि वो जो एम्बोलाई बनते हैं वो या तो लेफ्ट जो है किस वजह से बनते हैं, एयोर्टिक एनोरिज्म वगैरह, लेकिन बेसिकली वो कहता है कि डायलेटेड लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट्स के साथ ये 2/3 एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर इनके साथ एसोसिएटेड ना हो तो फिर एयोर्टा जो है वो एन्यूरिज्म मतलब डायलेटेड एयोर्टा हो गया, या फिर थ्रोम्बाई जो है वो प्लैक्स से निकल रहे हैं या वीनस सिस्टम में ही कहीं से आ रहे हैं, जो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई मतलब डीवीटी से गया दिल में गया और वापस जो है सिस्टमिक में ही आया। तो इन सब में जिस्म में जगह जगह पे एम्बोलाई बनेंगे। अब ये ट्रैवल करते हैं, डिपेंड करता है कि किस जगह से निकले, कहाँ पे जाके इन्होंने अपना रास्ता ख़त्म किया। तो अगर वो टांग में भी जा सकते हैं तो जिसकी वजह से वो डीवीटी दोबारा करा देंगे, सीएनएस में जा सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में जा सकते हैं, और फर्दर ये डिपेंड करेगा कि वहाँ कोलेटरल ब्लड सप्लाई है, अगर नहीं है तो फिर वहाँ इन्फार्क्ट बनेगा, वरना फिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये तो हम एम्बोलिज्म सोच सकते हैं, फैट एम्बोलिस इंसान नहीं सोचता। अब क्रश इंजरी हो, मतलब सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है, या बोन, बड़ी बोन, फीमर टूटी है किसी भी फ्रैक्चर में, ऐसे केस में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है फैट एम्बोलस के बनने का, क्योंकि बोन मैरो के अंदर फैट्स होते हैं। अब ये फैट निकलते हैं। अब क्या है कि 90% केसेस में ये एम्बोला नहीं बनता, या बनता भी है तो वो इतना छोटा होता है कि डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब ख़तरनाक नहीं है।
लेकिन जिन कम केसेस में बनता है, क्या उसमें भी खतरनाक नहीं है? नहीं, वो कहता है वो जिनमें बनता है वो लंग्स में जाए तो लंग्स की इनसफिशिएंसी, नर्व्स में जाए तो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, एनीमिया करा सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा सकता है, पेटिकी वो जो हमने पढ़े थे छोटे छोटे दाने बन रहे थे वो करा सकता है, और क्लिनिकल साइंस भी इसके 1-2 दिन बाद मिल जाते हैं। वही लंग्स का मसला था तो डिस्निया, टैकीकार्डिया, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ये सब कुछ करेगा। तो डिफ्यूज जो पेटिकल रैश है ये तब बनना शुरू होता है जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? प्लेटलेट्स की कमी। तो उसके बाद जो है जब प्लेटलेट्स टूट रहे हैं तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा। अब ये जो फैट एम्बुला है ना, एक तो इसने रास्ता बंद किया तो मसला तो क्रिया ही, लेकिन ये बायोकेमिकल इंजरी भी करता है। क्यों? क्योंकि इसके गिर्द ये अपने गिर्द प्लेटलेट्स के एग्रीगेट बनाता है। जब प्लेटलेट इकट्ठे हुए तो अब इसके अंदर तो था फैटी एसिड, उसने यूँ निकाला और उन फैटी एसिड ग्लोब्यूल्स ने टॉक्सिक जो है एंडोथीलियल इंजरी भी की और इनको भी मुतासर किया, और उसकी वजह से वो एक कोगुलेशन कैस्केड भी शुरू हुआ। तो ये इसने बायोकेमिकली भी डैमेज किया है उस सिस्टम को। ये है एक फैट एम्बोलाई की डायग्राम, दिस वन बोन मैरो में। और ये जो है ये है एमनियोटिक एम्बोलाई। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई हमने सुना नहीं क्योंकि ये कॉमन नहीं है। इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड रह गया और उसने कहीं जाके एम्बुलेंस बना दिया। अब ये कॉमन नहीं है, लेकिन 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 बहुत ज़ोर दे रही हूँ मैं कि अगर खुदा ना खास्ता बन जाए 80% यानी हर 100 में से 80 औरतें मौके पे जान दे देती हैं अपनी। मोर्टेलिटी रेट 80% है। दूसरी बात, जो 20% बची क्या वो ठीक रहीं? नहीं, जो सरवाइव करती हैं उनमें भी 85% यानी कि उन 20 में से भी 17 औरतों को परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है। किसी की टांग मफलूज हो गई, किसी का सिस्टम ट्रंक, किसी के बाजू मफलूज हो गए। और फर्दर वो कहता है कि अगर ये जिस जगह पे जाए वहाँ पे जाके भी मसले कराएगी, जैसे पल्मोनरी डिजीज़ कराएगी, डीआईसी मतलब लंग्स जो है जगह जगह पे वो क्लोट्स बना देना, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन करा सकती है, या बायोकेमिकली भी ये मसले करा सकती है कि जिसकी वजह से क्या है, कोएगुलेशन सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है उनको जो है एक्टिवेट करेगी और इसकी वजह से भी नुकसान कराएगी। और ये बनते क्यों हैं? क्यों ये बने? जब टीयर्स आए मतलब टूट गई जो है प्लेसेंटा, या फिर यूट्राइन वेन में रप्चर आया तो उससे ये एम्बुलस आया और औरत के जो है जिस्म में आ गया। अब हमने जब हिस्टोकेमिकली इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें क्या हुआ, बच्चे की स्किन सेल्स मिले, लेनुगो हेयर्स मिले, फैट वर्निक्स के सा मिला या म्यूसन मिला। सो दिस इज़ प्रिटी डेंजरस। कम होती है लेकिन हो तो बहुत ख़तरनाक है। अब एयर एम्बुलेंस बड़ी अजीब चीज़ लगती है। मतलब एयर तो यार जिस्म में ऐसी इतनी सारी बनी हुई है, ये क्या मसला कराएगी? तो हमें जहन में फ़ौरन आता है कि अच्छा हम सर्जरीज़ करते हैं, जो लेप्रोस्कोपी करते हैं उसमें तो पूरे पेट में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी थी ना, जो कोलिसिस्टेक्टमी या पेंडेक्टमी वगैरह की। इसके अलावा जो है न्यूरो सर्जरी में भी, बाईपास सर्जरी में भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो कॉमन हम पढ़ते आए हैं वो है डिकम्प्रेशन सिकनेस। क्या था, एक बंदा था उसने सोचा कि वाह मैं समुंदर की गहराई में जाऊंगा, पल्स लेके आऊँगा। वो बहुत तेज़ी से गया, वहाँ जाते ही नीचे उसे शॉक नज़र आई है। अब उसने फ़ौरन से जान बचाने के लिए ऊपर आ रहा है। उसको टाइम लिमिट दी गई थी कि आपने इतने मिनट बाद एक इतनी लेयर से इतना ऊपर आना है, इतना ऊपर आना है। लेकिन अब वो जब अचानक आएगा तो वो जितनी एयर एक्स्ट्रा जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ था वहाँ पे जगह जगह नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे और ये जॉइंट्स में, स्पॉटिंग टिश्यूज सब में जाएंगे। ये सिकनेस क्या होती है? डीकम्प्रेशन सिकनेस। और वो कहते हैं जब जॉइंट्स में जाते हैं तो एक ख़ास किस्म का बेंड कराते हैं जो इसे ग्रीशियन बेंड कहते हैं, जो कि एक ग्रीसिस औरतों का रवाज था। वो इस किस्म से टेढ़ा हो गया जो चलती थी ना ये, तो इस तरह से उसके बेंड जॉइंट्स का मसला होता है, वो ग्रीशियन बेंड में जा सकता है। और अगर यही एम्बुलेंस लंग्स में चला जाए तो फिर क्या होगा? चॉक्स, इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होगी। और अगर इसी की क्रॉनिक फॉर्म जो है वो कैज़ियन डिजीज़ होती है, जिसमें क्या है कि जो एम्बुलेंस था इसने परमानेंटली एक जगह एक बोन या एक सिस्टम को इन्फाक्ट करा दिया, जैसे फीमर का हेड या टीबिया या ह्यूमराई, ये मोस्ट कॉमन है। इसका जो है वहाँ पे इन्फॉक्शन करा दिया, इसकी ब्लड सप्लाई ही वहाँ पे रोक दी है। तो ये एयर एम्बुलाई था।
फाइनली वो एक और टॉपिक से एंड करता है कि इन्फाक्शन भी हो सकती है। वो किस तरह से, जहाँ पे थ्रम्बस या एम्बुलस बनेगा। तो अब ये थ्रम्बस या एम्बुलस वहाँ के खून की जो सप्लाई है वो रोक देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का एरिया ब्लड जो डिप्लीटेड हो जाएगा और उसे इन्फाक्शन कहेंगे, यानी कि इस्कीमिक निक्रोसिस करा देगा ब्लड सप्लाई कम की वजह से। फर्दर वो कहता है वेज़ोस्पाज़्म या एक्सट्रिंसिक पाथवे वगैरह भी ये करा सकते हैं इन्फाक्शन। यहाँ पे जानने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है रेड इन्फाक्ट। ये देखो, इन्फाक्ट तो ये भी है और इन्फाक्ट जो है वो ये भी है। ये लाल है, ये सफ़ेद है। रेड इन्फाक्ट हेमोरेजिक है या खून ज़्यादा आने के बाद, और वाइट इन्फाक्ट एनीमिक है कि खून की कमी की वजह से बना है। अब जो रेड इन्फाक्ट है इसमें क्या है, इसकी वजूहत में वो कहता है वीनस ओक्लूजन, जो वेन्स हैं वो लेके नहीं गई, वहाँ खून पड़ा रहा। लूज टिश्यूज़ थे जैसे लंग्स हैं, तो उसमें इतनी सारी स्पेस होती है, खून गिरे भी तो वो बेचारा पड़ा ही रहता है, कोई इतनी जल्दी सफाई नहीं हो पाती है। या टिश्यूज़ जिनमें डुअल सर्कुलेशन है, एक नहीं दो दो आर्टरीज खून लेके आ रही हैं, तो एक का हेमरेज हो भी जाए तो दूसरी कहती है यार मेरे को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे खैर है, होता रहे। और जिसके अलावा वो कहता है कि इन्फेक्शन के बाद जो फ़्लो है वो रीएस्टैब्लिश हो, या फिर उसे शुरू से ही कोई कंजेशन थी पहले से ही, तो इन सब में रेड इन्फाक्ट बनेगा। वाइट इन्फाक्ट बनेगा जब कोई सॉलिड ऑर्गन है और उसको जो एक आर्टरी आ रही थी ना, वो एक आर्टरी भी बंद हो जाए या एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन बंद हो जाए। तो अब क्या है, जैसे इस डायग्राम में देखा है, यहाँ पे जो स्प्लीन की एंड आर्टरी थी वो बंद हुई है, वहाँ पे वाइट इन्फाक्ट हुआ है। तो अब क्या है, वो उसके फीचर्स में वो कहेगा कि इन्फाक्ट जो है वो वेज शेप्ड। इस लफ्ज़ को तो आपको प्रूफ का एमसीक्यू है, जितना वो लगा सकते हो लगा लो। दूसरा, वो कहेगा शुरू में इसके बॉर्डर इरेगुलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये देखो ना कि एक एरिया है कि जिसको आप खून लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल है कि ये ब्लड वेसल है कि ये ब्लड वेसल है। तो अब अगर ये वाली आर्टरी बंद हुई है, ये वाली, तो इस एरिया में इन्फाक्ट होगा। लेकिन ये वाली तो ठीक है, तो ये क्या करेंगी, अपना खून कहेंगी भाई हम तो मुझ जिंदा है ना, तो ये अपना खून इसको यूँ देने की कोशिश करेंगी, जो इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये वेज शेप्ड जो बना है इनफैक्ट, इसके बॉर्डर्स शुरू में इर्रेगुलर होंगे, इर्रेगुलर, राइट। लेकिन वो बाद में चल के अगर क्रॉनिक स्टेट में है तो हो सकता है कि वो फिर बिल्कुल ही इनडिस्टिंक्ट हो जाए। शुरू में तो हाइपरीमिया था, रेड था, कंजेशन थी, बाद में वो ख़त्म भी हो सकता है क्योंकि वो टाइम के साथ पेलर हो सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हीमोसिड्रिन एक्यूमुलेट हो सकती है जिसकी वजह से ब्राउन कलर के रेजिड्यूज़ नज़र आएंगे हीमोसिड्रिन के एक्यूमुलेशन की वजह से। फर्दर हमने कहा कि जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं उनमें जो नेक्रोसिस होती है जिसमें स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, इस नेक्रोसिस को जैसे एक्सप्लेन किया इस्कीमिक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिससे ब्रेन में थी उसे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते थे। और आगे वो कहता है कि अगर दिल है, जो कार्डियक वॉल्व्स हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन की वजह से कोई वेजिटेशंस बन गई हैं, वो भी एम्बुलेंस बन सकती हैं और वो आगे चल के इन्फाक्ट करा सकती हैं। तो जो इन्फेक्शन के नतीजे में इन्फाक्ट बनेगा उसे हम सेप्टिक इन्फाक्ट कहेंगे। और इन्फेक्शन से हमें पता है कि आगे एब्सेस बनती है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वो एब्सेस में भी कन्वर्ट हो सकती है। और वो टॉपिक कंप्लीट करता है क्या है कि इन्फाक्ट पे क्या असरअंदाज होता है, एनाटमी। मतलब जिस जगह पे दो ब्लड वेसल्स हैं तो वहाँ पे खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरी दे देगी। रेट ऑफ ओक्लूजन, जो एकदम से आर्टरी बंद हुई है तो जिस्म को तो समझ ही बड़ी देर से आती है कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ। लेकिन जो क्रॉनिक प्रोसेस है वो आस्ता आस्ता जा रही है, तो कोलेट्रल साइडों वाली आर्टरीज में एंजियोजेनेसिस होती गई और कोलेट्रल सप्लाई बन जाती है जिससे इन्फाक्ट नहीं बनता। और फाइनली टिश्यूज़ किन में होती है, न्यूरॉन तो 3 से 4 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते खून के बगैर रहना। जो मायोकार्डियल दिल के सेल्स हैं वो तो 20 से 30 मिनट के बाद ही डाई हो जाते हैं। लेकिन जो दूर के सेल्स हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट वगैरह हैं, तो ये तो बहुत घंटों का इस्कीमिया भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हेयर एंड्स।